हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम कवर करने जा रहे हैं यूनिट 6 अकाउंटिंग एज ए मेजरमेंट डिसिप्लिन, वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स एंड अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। तो बेसिकली देखा जाए हम यहाँ तीन टॉपिक कवर करने वाले हैं। एक तो अकाउंटिंग एज ए मेजरमेंट डिसिप्लिन, वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स एंड अकाउंटिंग एस्टिमेट। ये तीनों अलग अलग टॉपिक है। बहुत इजी चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है। आइए हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। चलो, अब हमें पढ़ना क्या है? हमें पढ़ना ही है अकाउंटिंग एज अ मेजरमेंट। क्या पढ़ना है? अकाउंटिंग एज ए मेजरमेंट। तो उससे पहले हम देखते हैं एलिमेंट्स क्या होते हैं मेजरमेंट के। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ मेजरमेंट, इसको हम ना एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। ठीक है, मैंने ना आपसे सीधा एक चीज बोला, मैंने आपको एक टास्क दिया। टास्क था, एक छोटा सा टास्क दिया, वो ये था मेजर, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली टू कानपुर। आपको एक छोटा सा मैंने काम दिया कि भाई जाओ दिल्ली से कानपुर के बीच। ठीक है, मैंने आपसे कहा, पहली चीज मैंने आपसे कहा मेजर करो डिस्टेंस। ठीक है, सबसे पहले मैं आपसे कहा कि जाओ भाई मेजर डिस्टेंस। ठीक है, मैंने आपसे कहा मेजर डिस्टेंस मेजर करो। तो आपने मुझसे पूछा कि किसका डिस्टेंस मेजर करूं। मैंने आपसे कहा कि दिल्ली से कानपुर तक का डिस्टेंस मेजर करो। तो आपने मुझसे क्यों पूछा कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस मेजर करना है? कि आप क्या करना चाहते थे? आप आइडेंटिफाई करना चाहते थे। क्या करना चाहते थे? आप आइडेंटिफाई करना चाहते थे कि भाई मेजर क्या करना है। ठीक है, आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि मैम जो कह रही है मेजर करने को डिस्टेंस, वो दिल्ली से कानपुर का कर रही है। उसके बाद आप क्या करोगे? ये जो डिस्टेंस है उसको किस में मेजर करोगे? ठीक है, डिस्टेंस है, मानी हुई बात है, सबने 11th 12th 10th 9th 8th में पढ़ा है। डिस्टेंस किससे मेजर किया जाता है? डिस्टेंस मेजर किया जाता है किलोमीटर में, डिस्टेंस मेजर किया जाता है मीटर में। ठीक है ना? तो आपने क्या किया भाई, क्योंकि डिस्टेंस मेजर करना है तो आपने सेलेक्ट किया। क्या किया? सेलेक्ट किया। सिलेक्शन क्या? किसका? स्टैंडर्ड का। ठीक है, या स्केल का। किसके लिए? फॉर मेजरमेंट, है ना? फॉर मेजरमेंट कि भाई हमें किस स्केल पे मेजर करना है। थर्ड, अब आपको पता चल गया क्या मेजर करना है, आपने डिसाइड कर लिया किस स्टैंडर्ड से मेजर करना है, तो फिर आप क्या करोगे? आप इसको मेजर कर लोगे। तो थर्ड स्टेप क्या आता है? थर्ड आता है इवेल्युएट। थर्ड क्या आता है? इवेल्युएट, यानी कि कर ले। तीन चीजें होती हैं इसमें, मेजरमेंट में तीन चीजें होती है। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन, सिलेक्शन एंड इवेल्युएशन। अगर अब मैं इसी को अकाउंटिंग के टर्म्स में बोलूं, ठीक है, अब आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हो, मैं कहता अकाउंटिंग में मेजरमेंट करना है। ठीक है, अकाउंटिंग में आपको क्या करना है? मेजरमेंट करना है। तो फिर अकाउंटिंग मेजरमेंट में भी तो तीन चीजें होंगी भाई। कोई भी चीज मेजर करोगे उसमें चीजें तो तीन ही होने वाली हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी तीन चीजें होंगी? यहाँ सबसे पहले आप करोगे क्या? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। ठीक है भैया, वो ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स आइडेंटिफाई करोगे जिसको मेजर करना है। तो अकाउंटिंग में कौन से ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट मेजर किए जाते हैं? आप सबको पता है अकाउंटिंग में जो ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स मेजर किए जाते हैं वो बिजनेस ट्रांजैक्शन। दूसरा आप क्या करोगे? आप सिलेक्शन करोगे, सिलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड। राइट, अकाउंटिंग में सारा मेजरमेंट कौन सी यूनिट में किया जाता है? आप मुझे एक बात बताओ, अकाउंटिंग में जो भी मेजर किया जाता है वो किस टर्म्स में किया जाता है? मनी के टर्म्स में किया जाता है। इसको हमने अपनी फर्स्ट क्लास इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग में पढ़ा, इसको हमने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में भी पढ़ा, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट में भी पढ़ा, और लास्ट में आप क्या कर लेते हो? इवेल्युएशन। ठीक है, लास्ट में आप क्या कर लेते हो? लास्ट में आप मेजर ही कर लेते, लास्ट में आप क्या करते हो? लास्ट में आप उसको मेजर ही कर लेते हो, इवेल्युएशन कर लेते हो। तो ये हो गया अकाउंटिंग मेजरमेंट। अब अकाउंटिंग मेजरमेंट में हमें एक चीज तो समझ में आ गई। क्या समझ में आ गई? हमें ये समझ में आ गया कि इन अकाउंटिंग
इन अकाउंटिंग यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है? यूनिट ऑफ मेजरमेंट है मनी। क्या है यूनिट ऑफ मेजरमेंट? क्या है? मनी। हम हमेशा ट्रांजेक्शन को किस टर्म्स में मेजर करते हैं? मनी के टर्म्स में। और जो ट्रांजेक्शन मनी के टर्म्स में मेजर ही नहीं होती, हम उनको बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं करते, पहली चीज। दूसरा मनी हैज नो यूनिवर्सल डिनोमिनेशन। क्या मतलब है भैया? मतलब ये है कि अगर आप मनी की बात करोगे, ठीक है, इंडिया में अगर आप हो तो आपके बिजनेस ट्रांजैक्शन किस में मेजर किए जाएंगे? रुपीज। आप यूएसए में हो तो आपके बिजनेस ट्रांजैक्शन किस में मेजर किए जाएंगे? डॉलर में। ठीक है। अगर आप लंदन में हो, इंग्लैंड में हो, ठीक है, तो आपके ट्रांजैक्शन किस में मेजर किए जाएंगे? पाउंड में। ठीक है। तो जिस कंट्री में आप हो उस कंट्री के करेंसी में आपकी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मेजर होगी। तो कोई यूनिवर्सल डिनोमिनेशन नहीं है। जैसे कि डिस्टेंस, डिस्टेंस डजेंट मैटर। आप इंडिया में हो तब भी किलोमीटर में मेजर करोगे, आप लंदन में हो तब भी किलोमीटर में मेजर करोगे, आप यूके में हो तब भी किलोमीटर। मतलब आप अराउंड द ग्लोब कहीं भी हो, अगर डिस्टेंस मेजर करना है दैट इज किलोमीटर एंड मीटर। बट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को जब मेजर करने की बात आती है तो ऐसा नहीं होता। इसलिए मनी का कोई भी यूनिवर्सल डिनोमिनेशन नहीं है। जैसा देश का भेस। ठीक है। तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मनी लैक्स यूनिवर्सल एप्लीकेशन। ठीक है। लैक्स यूनिवर्सल एप्लीकेशन। क्या मतलब है इसका? का मतलब क्या है कि भैया मनी के पास यूनिवर्सल एप्लीकेशन नहीं होती। बहुत सिंपल सा मतलब। फॉर एग्जाम्पल आज आपने क्या किया, $10,000 का लोन लिया। ठीक है। क्या किया आपने? लोन लिया $10,000 का। आज जब आपने लोन लिया तो $1 मान लो था 80 रुपए का। ठीक है। आज जब आपने लोन लिया तब $1 था 80 रुपए का। तो मैं आपसे पूछूं आपकी लोन वैल्यू क्या है, तो आप कहोगे 10,000 into 80। आप कहोगे मैडम 8 लाख, 8 लाख रुपए का लोन हो रहा है कभी का। ठीक है। अब क्या हुआ, ये शॉर्ट टर्म लोन था, फॉर ईयर था, 1 साल के लिए था। ठीक है। और 1 ईयर था। अब 1 साल बाद जब आप लोन लौटाने गए तो $1 की वैल्यू पहुंच गई 85 रुपीज। $1 की वैल्यू क्या हो गई? $1 की वैल्यू हो गई रुपी 85। अब देखो इसकी वजह से आपकी लोन वैल्यू क्या हो गई? आपकी लोन वैल्यू हो गई 10,000 into 85, यानी कि 8,50,000 रुपीज। कितनी हो गई? 8,50,000 रुपीज। तो अगेन आप देखोगे क्या है, कोई यूनिवर्सल एप्लीकेशन नहीं है। यहाँ वैल्यू कुछ थी, यहाँ वैल्यू कुछ और है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसकी वजह से एक्सचेंज रेट चेंज होते रहते हैं, डिमांड सप्लाई चेंज होती है, मनी की वैल्यूज चेंज होती है, तो इसका यूनिवर्सल एप्लीकेशन नहीं होता। ये कुछ मनी के फीचर्स थे, राइट। चलिए अब बात आती है कि हाँ हमने जान लिया मेजरमेंट के 3 एलिमेंट है, आइडेंटिफाई करो, स्टैंडर्ड कौन सा है उसको खोजो और फिर मेजर कर लो, राइट। लेकिन इसके कुछ वैल्यूएशन प्रिंसिपल भी तो होते होंगे, इसके कुछ वैल्यूएशन प्रिंसिपल भी तो होते होंगे। कहा बिल्कुल इसके वैल्यूएशन प्रिंसिपल हैं, इसके वैल्यूएशन प्रिंसिपल हैं। ठीक है। आपकी बुक में 4 वैल्यूएशन प्रिंसिपल कवर है। ठीक है। एक है हिस्टोरिकल, एक है करंट, एक है प्रेजेंट वैल्यू, वैल्यू लास्ट रखो, और एक है रियलाइजेबल। हिस्टोरिकल कॉस्ट, करंट कॉस्ट, रियलाइजेबल कॉस्ट एंड प्रेजेंट कॉस्ट। ठीक है। मैं इसको एक एक करके एक्सप्लेन करूं या समझाऊं उससे बेहतर है हम एक एग्जांपल लेते हैं, और उस एग्जांपल को लेने के साथ ही सारी की सारे आपके जो डाउट हैं वो आपका क्या हो जाएंगे? सॉल्व हो जाएंगे। आपने लैंड परचेज की थी, ठीक है, मैं लैंग्वेज नहीं लिख रही हूँ। आपने क्या की थी? लैंड परचेज की थी। कब की थी लैंड परचेज? देखो आपने लैंड परचेज की थी ईयर
2015 में, ठीक है, कितने की, ₹10 लाख की। 10 लाख की लैंड परचेज की थी आपने 2015 में, राइट। इफ यू सेल टुडे, अगर आप उसको आज बेचोगे, आज अगर आप अपनी लैंड को बेचते हो, तो आपका मानना ये है कि आपको उस लैंड को बेचकर 25 लाख रुपीज मिल जाएंगे। क्या मानना है आपका? मानना है अगर आप अपनी लैंड आज बेचते हो तो 25 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात, सिमिलर लैंड है, सिमिलर लैंड सेल फॉर रुपीज, सिमिलर कोई लैंड थी फॉर रुपीज, वो अभी कुछ दिन पहले बिकी है, मान लो कितने पे, 23 लाख पे वो लैंड बिकी है, ठीक है। अभी कोई एक लैंड थी बिल्कुल उसी के जैसे थी, 2 प्लॉट छोड़ के थी, उसके बगल में थी, या उसके 100 मीटर के दायरे में कुछ उसी तरह की जो लैंड थी, उतनी ही एरिया की थी, 23 लाख रुपए में वो बिकी है, ठीक है। और आपका मानना है फ्यूचर, आप मानते हो कि इन फ्यूचर अगर आप सेल नहीं करोगे, इन फ्यूचर द वैल्यू ऑफ लैंड, जो वैल्यू है लैंड की वो बढ़ के मान लो हो जाएगी 50 लाख रुपए, ये आपका मानना है। फ्यूचर में आपकी जो वैल्यू है लैंड की बढ़ के हो जाएगी 50 लाख रुपए, अगर इसके बेसिस पे देखा जाए, ठीक है, क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी 50 लाख रुपए। एंड प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू जो उसकी है वो क्या है, प्रेजेंट वैल्यू इज ₹24 लाख। यहाँ मैंने आपको बहुत सारी वैल्यूज दी हैं, अगर आपको ध्यान देखो, एक तो वो जिसपे आपने लैंड खरीदी, एक वो जिसपे अगर आप आज के समय में लैंड को बेचने जाओगे तो आपको लगता है, अगर आप लैंड बेचने जाओगे तो आपको लगता है 25 लाख में आपकी लैंड बिक जाएगी। एक वो प्राइस जिसपे सिमिलर लैंड, उसी के जैसी कोई लैंड है जो भी रिसेंटली बिकी है, ठीक है, सेल आउट हुई है। और तीसरा आपका मानना है कि फ्यूचर में इसकी वैल्यू क्या होगी, 25 लाख रुपए होगी, उसके बेसिस पे इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो है 24 लाख रुपए। अब आपको मैंने इतनी सारी प्राइसेस दी, क्यों दी हैं, देखो बहुत सिंपल है, इस एग्जांपल को समझोगे समझ में आ जाएगा। आपने करंट सॉरी आपने कॉस्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कॉस्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ठीक है, प्रीवियस क्लास में देखा होगा, नहीं देखा तो जाके पढ़ लो। क्या था कॉस्ट कॉन्सेप्ट? कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये कहता था कि हम असेट्स को उसकी एक्विजिशन कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं, यानी जिस पे खरीदा हम उसी पे रिकॉर्ड करते हैं, और उसको हम क्या बोलते थे, उसको हम बोलते थे हिस्टोरिकल कॉस्ट। क्या है, उसको हम बोलते थे हिस्टोरिकल कॉस्ट, ठीक है। मतलब जिस पे आपने असेट खरीदी उसको हम बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट, और ये बेसिकली क्या होती है, ये बेसिकली होती है आपकी एक्विजिशन कॉस्ट, यानी जिस पे आपने खरीदी, राइट। दूसरा है, आपका ये मानना है कि अगर आज आप बेचोगे तो 25 लाख रुपए आपको रियलाइज हो जाएंगे। क्या मानना है, अगर आज आप बेचोगे तो आपको 25 लाख रुपए रियलाइज हो जाएंगे, आपका मानना है। तो ये आपकी क्या है, ये आपकी है रियलाइजेशन कॉस्ट, है ये आपकी क्या है, रियलाइजेशन कॉस्ट, ठीक है। सिमिलर लैंड कितने की बिकी, 23 लाख रुपए की, मोर एविडेंट है, सिमिलर लैंड बिकी 23 लाख रुपए की, इसको आप क्या बोलते हो, करंट कॉस्ट। करंट कॉस्ट बेसिकली क्या होती है, कॉस्ट ऑफ सिमिलर असेट, ठीक है, करंट कॉस्ट। और फ्यूचर कॉस्ट जैसी कोई बात होती ही नहीं, फ्यूचर कॉस्ट जैसी कोई बात है नहीं, हमारे वैल्यूएशन प्रिंसिपल कोई फ्यूचर कॉस्ट है क्या, है क्या, नहीं है। और तीसरी जो मैंने कॉस्ट दी है वो आपको क्या दी है, प्रेजेंट कॉस्ट। प्रेजेंट कॉस्ट क्या होती है, प्रेजेंट कॉस्ट इज present value of future cost। फ्यूचर कॉस्ट की प्रेजेंट वैल्यू होती है, ये कैसे निकाला जाता है, क्या है, ये ना आप अपने मैथ्स के टॉपिक में बहुत डीपली पढ़ोगे, मैथ्स आपका एक सब्जेक्ट है सीए फाउंडेशन, उसमें आप पढ़ोगे कि प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकाली जाती है। तो तीन तरह की, चार तरह की कॉस्ट होती है, ठीक है, हिस्टोरिकल कॉस्ट जिसपे आपने एक्वायर किया, रियलाइजेशन कॉस्ट अगर आप बेचोगे तो आपको क्या रियलाइज होगा, करंट कॉस्ट उसी की जैसी सिमिलर एसेट आज कितने की बिक रही है, प्रेजेंट कॉस्ट फ्यूचर वैल्यू की आज क्या प्रेजेंट वैल्यू है, तो वो आपकी होती है। तो यही चार कॉस्ट आपको दी है, हिस्टोरिकल कॉस्ट, करंट कॉस्ट, रियलाइजेबल कॉस्ट और प्रेजेंट कॉस्ट, ठीक है। अब बुक में हम एक एक लाइन हाईलाइट कर लेते हैं कि ये क्या होती है, उसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक है अकाउंटिंग एस्टिमेट्स हम उधर बढ़ेंगे और हमारा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट, राइट। देखो क्या लिखा है, एग्जाम्पल आप पढ़ लेना, इट मीन्स
एक्विजिशन प्राइस, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस बेस assets आर रिकॉर्डेड एट एन अमाउंट ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट पेड एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन, ठीक है। ये आपकी होती है हिस्टोरिकल कॉस्ट। और ये क्या है, लाइबिलिटीज को रिकॉर्ड करना था, आर रिकॉर्डेड एट द अमाउंट ऑफ प्रोसीड्स रिसीव्ड इन एक्सचेंज फॉर द ऑब्लिगेशन, ठीक है। ये होगा हिस्टोरिकल कॉस्ट। करंट कॉस्ट क्या है, करंट कॉस्ट गिव्स एन अल्टरनेटिव मेजरमेंट बेस। Assets are carried out at the amount of cash or cash equivalent that would have to be paid if same or an equivalent asset was acquired currently। वही बोला ना कि अगर सिमिलर किसी असेट को आज की तारीख में बेचा जाए तो कितना आप एक्वायर करोगे, वो हो गई आपकी करंट कॉस्ट। मैं इसलिए हाईलाइट कर रही हूँ कि एग्जाम टाइम के लिए अगर आपको दो दो तीन तीन लाइन पढ़ना पड़े तो आप कहाँ से पढ़ो, ठीक है। एज पर रियलाइजेबल वैल्यू assets are carried at the amount of cash or cash equivalent that could currently be obtained by selling the asset in an orderly disposal। अगर आज आप asset को बेचोगे तो आप क्या रियलाइज करोगे, इट्स अ रियलाइजेबल वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू, an asset is carried at present discounted value of a future net cash inflow that the item expected to generate in the normal course of business। तो फ्यूचर वैल्यू की आज क्या प्रेजेंट कॉस्ट है, अगर आप उसको डिस्काउंट करोगे पर्टिकुलर रेट पर तभी आपका प्रेजेंट वैल्यू आता है, ठीक है। तो खैर अभी हमें ज्यादा कैसे कैलकुलेशन करना है वो आपने मैथ्स में सीख लोगे। यहाँ पे ऑल्दो एक फॉर्मूला दिया हुआ है वो यहाँ पे भी इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आपका आता है अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, वो हम और देख लेते हैं क्या होता है। अकाउंटिंग एस्टिमेट, देखो आप सबको पता है एस्टिमेट्स का मतलब क्या होता है, अंदाजा लगाना ना। अंदाजा हम सभी लगाते हैं। अकाउंट में वैसे बहुत सारी चीजें होती है जहाँ पे एस्टिमेट्स करना पड़ता है, अंदाजा लगाना पड़ता है, ठीक है। चाहे वो असेट्स हो, चाहे वो लाइबिलिटी हो, चाहे वो रेवेन्यू हो, चाहे वो एक्सपेंसेस हो, हम चारों में ही कहीं ना कहीं हमें क्या होता है एस्टिमेट करना पड़ता है कि हाँ ऐसा कुछ होगा, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं जैसे कि कोई असेट्स आपने एक्वायर करी, आपको नहीं पता कि उसकी लाइफ क्या होगी, तो आप उसकी यूजफुल लाइफ को क्या करते हो, एस्टिमेट्स, ठीक है। आपके पास डेटर्स हैं, आपको उनसे कितना पैसा मिलेगा या कितना पैसा नहीं मिलेगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाते हो कि आपको लगता है भाई इतना पैसा नहीं मिल सकता मुझे, तो वो भी आप क्या करते हो, एस्टिमेट्स करते हो, राइट। तो अकाउंटिंग में ना हर चीजों को एस्टिमेट किया जाता है। तो जो भी एस्टिमेशन अकाउंट्स में लगाए जाते हैं उनको हम कहते हैं अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। और ये बेसिकली किस पे बेस्ड होते हैं, ये बेस्ड होते हैं जजमेंट पे, ठीक है। अब बहुत सालों से आप किसी बिजनेस को अगर संभाल रहे हो, उसकी अकाउंटिंग कर रहे हो, तो आपको एक अंदाजा होता है कि हाँ इस बिजनेस में ऐसी चीजें होती हैं, उसके हिसाब से हमें इतना प्रोविजन करना चाहिए, इतना प्रोविजन नहीं किया तो आपको एक आइडिया लग जाता है, जजमेंट हो जाता है आपको, ठीक है। उसके बेसिस पे पास्ट ट्रेंड के बेसिस पे आप क्या करते हो, जजमेंट करते हो। आओ देख लेते हैं क्या है अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। क्या लिखा है कि मेजरमेंट ऑफ सर्टेन असेट्स एंड लाइबिलिटी, measurement of certain assets and liabilities based on estimate of certain future event as a result of uncertainty inherent in the business activity, many financial statement items cannot be measured with precision but can only be estimated। बहुत सारी assets and liability आपके फ्यूचर इवेंट से होती हैं, जैसे कि डेटर से पैसा आपको क्या मिलना होता है, फ्यूचर में मिलना होता है, आपको नहीं पता 100% डेटर्स पैसे देंगे या नहीं देंगे, ठीक है। तो ये क्या है, आप यहाँ पे क्या लगाते हो, एस्टिमेट्स लगाते हो। असेट्स खरीदी, उसकी यूजफुल लाइफ नहीं पता है, वहां पे आप उसको क्या करते हो, एस्टिमेट्स लगाते हो। Therefore, the management makes various estimate and assumption of assets, liabilities, income, and expenses on the date of preparation of financial statement। Such estimate are made connection with computation of depreciation, ठीक है। depreciation में एसएलएम मेथड लें, डब्ल्यूडीबी लें, कौन सा बिजनेस के लिए बेहतर है वहां आप लगाते हो, अमोर्टाइजेशन में लगाते हो, इम्पेयरमेंट लॉसेस में लगाते हो, अक्रूवल में लगाते हो, प्रोविजन में लगाते हो, एम्प्लॉय बेनिफिट ऑफ, बहुत सारी जगह आप लगाते हो, ठीक है। यही कहा है एन एस्टिमेट में रिक्वायर रिवीजन। अब एक बात आती है, आपने कोई एस्टिमेट लगाया तो क्या आप उसको चेंज नहीं कर सकते, आप बिल्कुल चेंज कर सकते हो अगर बिजनेस की रिक्वायरमेंट चेंज हो गई। लिखा है एन एस्टिमेट में रिक्वायर रिवीजन इफ चेंजेस अगर रिगार्डिंग द सर्कमस्टांसेस
on which estimates was based, or as a result of new information, more experience or subsequent development, आप अकाउंटिंग एस्टिमेट चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप एक असेट लेकर आए, ठीक है, मशीन लेकर आए, और मशीन बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा प्रोडक्शन की थी। अब अचानक से क्या हुआ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बता दे रही हूँ कब आप अकाउंटिंग एस्टिमेट चेंज कर सकते हो। मशीन लेकर आए थे, ठीक है, 5 लाख की मशीन थी, ठीक है। अब उस वक्त जब आप मशीन लेके आए तो आपने माना कि कुछ नहीं, मशीन 5 साल चलेगी, बहुत अच्छी बात है, 5 ईयर्स चलेगी, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, इस मशीन से रिलेटेड एक न्यू टेक्नोलॉजी आ गई। क्या हो गया, न्यू टेक्नोलॉजी आ गई, और वो इतनी अच्छी थी कि ये जो मशीन थी ये हो गई आउटडेटेड। क्या ये मशीन क्या हो गई, आउटडेटेड हो गई। तो अब न्यू टेक्नोलॉजी आ गई, मशीन इस वजह से आउटडेटेड हो गई, लोग नई टेक्नोलॉजी अपनाने लगे। तो क्या आप इस मशीन को 5 साल तक यूज करते रहोगे और आउटडेटेड बने रहोगे? नहीं। आपने क्या किया, आपने कहा कि नहीं, अब तो हमें इसकी लाइफ गिरानी पड़ेगी। तो आप क्या करा, आपने माना कि नहीं, अब हम इसको कितने साल यूज करेंगे, 3 इयर्स यूज करेंगे। तो अगर कोई सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए हैं तो अपने एस्टिमेट्स को भी रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपके एग्जांपल्स दिए कि कहाँ कहाँ आप एस्टिमेट्स को चेंज कर सकते हो। आप इसको पढ़ लेना, आपको समझ आ जाए, नहीं आए कमेंट करिएगा, बता देंगे। अब आ जाओ, हम करते हैं के ट्रू फॉल्स एंड एमसीक्यू। क्या है, पहला ट्रू फॉल्स स्टार्ट करते हैं। देयर आर फोर जनरली एक्सेप्टेड मेजरमेंट बेसिस। कौन कौन से हैं, हिस्टोरिकल है, कॉस्ट है, करेंट कॉस्ट है, रियलाइजेबल वैल्यू है, फ्यूचर वैल्यू। मैंने कहा ना, फ्यूचर वैल्यू जैसा कुछ नहीं होता, यानी राइट आंसर क्या है, फ्यूचर वैल्यू, क्योंकि हिस्टोरिकल कॉस्ट है, करेंट कॉस्ट है और रियलाइजेबल वैल्यू। यहाँ पूछ रहा है, फिर से पढ़ना, दे आर फोर जनरली एक्सेप्टेड मेजरमेंट बेसिस। चार, ये जो एक्सेप्टेड है ना, जो ये तीन तो है, बट एक जो नहीं है वही आपका, तो कहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स वाली चीज को करेक्ट करना है। अगला क्या है, हिस्टोरिकल कॉस्ट मींस प्राइस पेड एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन। यस, हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब होता है कि जो प्राइस, सॉरी ट्रू फॉल्स है ना, इसको राइट, देयर आर फोर जनरली एक्सेप्टेड मेजरमेंट बेसिस, हिस्टोरिकल कॉस्ट, करंट कॉस्ट, रियलाइजेबल वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू। यस भैया, हिस्टोरिकल कॉस्ट तो है, करंट कॉस्ट है, रियलाइजेबल वैल्यू, लेकिन फ्यूचर वैल्यू नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, फॉल्स हो गया। फ्यूचर वैल्यू की जगह का प्रेजेंट वैल्यू होता तो ट्रू हो जाता, राइट। हिस्टोरिकल कॉस्ट मींस प्राइस पेड एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन। यस, हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब ही होता है एक्विजिशन कॉस्ट। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट आपका ट्रू। अगला, एज पर फ्यूचर वैल्यू assets are carried at the amount of cash or cash equivalent that could be currently be obtained by selling the asset in an ordinary disposal। ये फ्यूचर वैल्यू तो नहीं है, फ्यूचर तो फ्यूचर की वैल्यू बताता है। ये साफ यहाँ कह रहे हैं करेंटली भी ऑब्टेन, जो हम करेंटली ऑब्टेन कर सकते हैं। कैसे, assets are carried at the amount of cash or cash equivalent that would be currently obtained by selling। अगर हम करेंटली सेल करके कोई प्राइस ऑब्टेन कर सकते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम रियलाइजेबल वैल्यू बोलते हैं, फ्यूचर वैल्यू नहीं बोलते। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। अगला, एट प्रेजेंट वैल्यू लायबिलिटीज आर कैरीड एट द वैल्यू ऑफ फ्यूचर नेट कैश आउटफ्लो that are expected to be required to settle the liability in the normal course of business। No, again it's false। फोर्थ स्टेटमेंट भी क्या है आपका, फॉल्स है, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू का मतलब ही क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू का मतलब होता है भाई फ्यूचर नेट कैश आउटफ्लो। अगर आपको कुछ करना है उसको अगर आज आप डिस्काउंटेड करके ला रहे हो तो उसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। आगे, फिफ्थ, एबीसी परचेज मशीनरी अमाउंटिंग 10 लाख ऑन 1 अप्रैल 2001। एबीसी ने एक मशीनरी परचेज करी थी 10 लाख की 1 अप्रैल 2001 को। ऑन 31 मार्च 2022 सिमिलर मशीनरी कुड बी परचेज। आप सिमिलर मशीनरी परचेज कर सकते हो 20 लाख की। हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ मशीन इज 20 लाख। ये कह रहा है कि हिस्टोरिकल कॉस्ट मशीन की 20 लाख होगी। स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। मशीन जो आपने खरीदी 10 लाख वो हिस्टोरिकल कॉस्ट है, और आज अगर आप उस मशीन को 20 लाख में खरीद सकते हो, सिमिलर मशीन को खरीद सकते हो, तो ये क्या है, करंट कॉस्ट है। क्या है, करंट कॉस्ट है, राइट। ABC purchased a machinery amounting rupees 10 lakh on 1st April 2001। On 31st March 2022 similar machinery could be purchased 20 lakh।
करंट कॉस्ट ऑफ मशीन इज 20 लाख, यस ट्रू, करंट कॉस्ट मशीन की ट्रू है। याद रखना करंट कॉस्ट और रियलाइजेबल वैल्यू में कंफ्यूज मत होना। करंट कॉस्ट होती है सिमिलर एसेट की वैल्यू और रियलाइजेबल वैल्यू होती है उसी एसेट की वैल्यू, ठीक है। जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में क्या था, हमने एग्जाम्पल लिया था ना लैंड का, कहाँ गया, हमने एग्जाम्पल लिया था ना लैंड का, अच्छा वो उस पेज पे था, हमने एग्जाम्पल लिया था लैंड का, जिसमें हमारी जो लैंड थी, ठीक है ना, जिसमें हमारी जो लैंड थी वो क्या थी, जिसमें हमारी ये लैंड थी, अगर हम इसी लैंड को बेच रहे हैं, इसी लैंड को बेचते, सेम लैंड को बेचते, उससे जो मिलेगा दैट इज रियलाइजेबल वैल्यू। और इसके जैसी कोई सिमिलर लैंड की वैल्यू अगर है तो वो क्या हो जाती है, वो करंट कॉस्ट हो जाती है। कंफ्यूज मत होना क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग लगता है, यहाँ पे क्या लिखा है, सिमिलर लिखा है, ठीक है, इसलिए ये स्टेटमेंट सही है। करंट कॉस्ट ऑफ मशीन इज 20 लाख, ये करंट कॉस्ट है, इसकी रियलाइजेबल वैल्यू नहीं है। चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट हैज टू बी गिवन रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। अगर आप अकाउंटिंग एस्टिमेट चेंज कर रहे हो तो आपको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना होता है। बताओ ट्रू और फॉल्स। पहले तो ये बताओ रेट्रोस्पेक्टिव क्या होता है और प्रोस्पेक्टिव क्या होता है, कोई बताएगा। देखो मैं ना आपको बहुत अच्छा बताती हूँ, एक ये चीज बता देती हूँ। दो वर्ड होते हैं, एक होता है रेट्रो, एक होता है प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव ये होता है पास्ट से रिलेटेड और ये होता है फ्यूचर या मैं कहूँ करंट से रिलेटेड है। मेरा मतलब ये है, ये कह रहा है अगर अकाउंटिंग एस्टिमेट चेंज करोगे तो क्या रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दोगे, स्टेटमेंट इज फॉल्स, नहीं। इसका मतलब ये है कि मान लो आपने मशीनरी खरीदी थी इसमें 2023 में, ठीक है। अब आपने क्या किया, यहाँ एसएलएम मेथड लगाया, सॉरी, यहाँ आपने इसकी यूजफुल लाइफ मानी 10 साल, 10 साल के बेसिस पे 23 में डेप्रिसिएशन लगाया, 2024 में भी डेप्रिसिएशन आपने 10 साल लगाया। अब आपने क्या किया, 2025 में आपने माना कि भाई नहीं, इसकी लाइफ अब 10 साल नहीं होगी, इसकी लाइफ अब जो होगी वो मात्र 8 साल ही मानूंगा मैं, क्या मानूंगा, 8 साल। आपने एस्टिमेट चेंज कर दिया, पहले आपका एस्टिमेशन था 10 साल, अब आपने कर दिया 8 साल। तो वो ये कह रहा है कि जो आपने अब लाइफ चेंज करी है 8 साल, तो क्या इसका इम्पैक्ट आप 23 में भी दोगे या 24 में भी दोगे, ठीक है। अगर एस्टिमेट चेंज करते हो और उसका इम्पैक्ट आप पास्ट ईयर्स में देते हो, ठीक है, एस्टिमेट चेंज करते हो और उसका इम्पैक्ट पास्ट ईयर में देते हो तो उसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना। लेकिन आपने एस्टिमेट चेंज किया और आपने पास्ट ईयर में कोई इफेक्ट नहीं दिया, आप यहाँ से न्यू डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है, जो पीछे हो गया, न्यू डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हो, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोस्पेक्टिव। इसको क्या बोलते हैं, प्रोस्पेक्टिव। तो अगर एस्टिमेट आपका चेंज हो रहा है तो उसका कोई भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं देना हो, ठीक है। अब आ जाओ अपन करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। क्या है, मेजरमेंट डिसिप्लिन, कोई मेजरमेंट डिसिप्लिन जो हमने बताए थे, डील्स विद आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इवेंट्स एंड सिलेक्शन ऑफ स्केल। तीन चीजों से डील कर रहा था, आइडेंटिफिकेशन, सिलेक्शन एंड इवेल्युएशन। हाँ तो आइडेंटिफिकेशन भी है, सिलेक्शन भी है, तो बोथ करेक्ट है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर वैल्यूएशन प्रिंसिपल, ये सारे के सारे वैल्यूएशन प्रिंसिपल हैं एक्सेप्ट एक को छोड़कर। हिस्टोरिकल कॉस्ट है, प्रेजेंट वैल्यू है, लेकिन फ्यूचर वैल्यू आपका वैल्यूएशन प्रिंसिपल नहीं है। आगे, बुक वैल्यू मशीनरी की थी 31 मार्च 2022 को 10 लाख रुपए, मार्केट वैल्यू थी अगर बेचोगे तो 11 लाख रुपए। 31 मार्च 2022 इफ द कंपनी वैल्यूज मशीनरी एट 11 लाख, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूएशन प्रिंसिपल इज बीइंग फॉलोड। कंपनी का कहना है कि जब उसने मशीनरी खरीदी, वो कितने की खरीदी, 10 लाख रुपए की, यानी कि ये तो उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट है, ओके। अब जो मार्केट वैल्यू है 31 मार्च 2022 को, अगर वो उसे बेचे तो कितना मिल जाएगा, 11 लाख। मार्केट वैल्यू का मतलब ही क्या हो गया भाई, इतना हम क्या कर सकते हैं, रियलाइज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, रियलाइज कर सकते हैं। अब कंपनी ने मशीनरी को किस पे दिखाया है, 11 लाख पे दिखाया है, इसका मतलब कंपनी कौन सा वैल्यूएशन प्रिंसिपल फॉलो कर रही है, रियलाइजेबल वैल्यू, ठीक है। आओ, ये एक क्वेश्चन है जिसमें आपसे सारी चीजें पूछी, ध्यान से पढ़ना। मोहन परचेज मशीनरी अमाउंटिंग ₹10 लाख ऑन 1 अप्रैल 2001, ठीक है। मोहन ने मशीनरी खरीदी 10 लाख रुपए की 1 अप्रैल 2001 को, ठीक है। परचेज करी थी तो मतलब एक्वायर करी थी, तो ये तो आपका क्या है, ये तो आपका हिस्टोरिकल कॉस्ट है।
यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये आपकी क्या है, हिस्टोरिकल कॉस्ट है। आगे, ऑन 31 मार्च 2022, सिमिलर, वर्ड ध्यान दो, वर्ड क्या है, वर्ड है सिमिलर, कलर भी ऐसा, वर्ड क्या है, सिमिलर है ना। सिमिलर मशीनरी कुड बी परचेस्ड फॉर ₹20 लाख। जब सिमिलर मशीनरी की बात होती है तो वो जो वैल्यू होती है वो कौन सी होती है, वो होती है करंट कॉस्ट, ठीक है। But the realizable value of machinery purchased on 1/4/2001 was estimated 15 लाख। ये तो क्लियर कट ही दिया, ये क्या है, ये रियलाइजेबल वैल्यू है। The present discounted value of the future net cash inflow that machinery was expected to generate in the normal course of business was calculated ₹12 lakh। ये इसकी क्या है, ये इसकी प्रेजेंट डिस्काउंटेड वैल्यू है। तो आप देखो तो आपको सब मिल गया, ठीक है। हिस्टोरिकल कॉस्ट जिसपे खरीदी थी वो कितनी है, वो है आपकी 10 लाख रुपए की, राइट। खुद ही बता रहा है सिमिलर की जब कॉस्ट की बात करते हैं तो उसको बोलते हैं करेंट कॉस्ट, वो आपको दी हुई है 20 लाख रुपए की, ठीक है। बात आ रही है रियलाइजेबल वैल्यू, जो वो रियलाइज कर सकता है, वो कितने की है, 15 लाख की है। और उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो कितने की है, वो 12 लाख रुपए की। अब क्या क्या पूछा हमने, वैल्यू तो पहले ही निकाल ली। करेंट कॉस्ट ऑफ मशीनरी इज, करेंट कॉस्ट क्या है, करेंट कॉस्ट है 20 लाख, बोला है ना। सिमिलर मशीनरी की कॉस्ट कितनी है, 20 लाख रुपए। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मशीनरी क्लियर कट दिया हुआ है 12 लाख रुपीज। हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ मशीनरी भाई जितने पे खरीदी थी दैट इज 10 लाख। एंड रियलाइजेबल वैल्यू वो खुद ही बता रखा है कितनी है, रियलाइजेबल वैल्यू इज 15 लाख रुपीज। यहाँ अपन ने निकाल भी लिखा है, ठीक है। तो इसमें सब कुछ दिया हुआ था। इसी तरह का लैंड का एक एग्जाम्पल लेके मैंने आपको कराया हुआ था, ठीक है ना। इसी तरह के लैंड का एग्जाम्पल लेके मैंने आपको ये चारों कॉस्ट समझाई थी। इसी के साथ ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। इस चैप्टर में अगर आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है तो वो 4 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ध्यान रखने हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट, करंट कॉस्ट, रियलाइजेबल वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। इसी के साथ ये चैप्टर हुआ कंप्लीट और हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया 32 में, जैसा कि मैंने कहा था। नेक्स्ट चैप्टर आपका है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मिलते हैं कल। आज की क्लास के लिए इतना ही। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।